देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। इस बीच कई वैक्सीन कंपनियों ने इस वेरिएंट के खिलाफ अपने टीके की प्रभावशीलता को लेकर शक जताया है, लेकिन ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए भी नए भारत ने कमर कस ली है। भारत में बनी पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के एक्सपर्ट्स ने भरोसा जताया है। ICMR के अधिकारियों का कहना है कि भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के इस परिष्कृत रूप से निपटने में ज्यादा प्रभावी हो सकती है। कोवैक्सीन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह इनएक्टिवेटेड वायरस की तकनीक पर बनाया गया टीका है जो कि पूरे वायरस को ही निष्क्रिय कर देता है और यह नए वेरिएंट पर भी प्रभावी जो है पाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता जुड़ चुकी है। डॉक्टर अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। कोवैक्सीन कितनी प्रभावी होगी ओमिक्रॉन वायरस के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वैक्सीन कई तरीका से बनाए जाते हैं। एक तो mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, उसके बाद वेक्टर वैक्सीन और ये वाला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या होता है पूरा वैक्सीन का एंटायर स्ट्रेंथ लेकर के इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाया गया है, मींस पूरा कोरोना वायरस का होल स्ट्रेन लेकर के। सो इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी म्यूटेशन हो जाएगा कोरोना वायरस में, उनका बदले जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनेंगे इन वैक्सीन से, ये ज्यादा काफी है क्योंकि होल बॉडी और द होल वायरॉन इज कवर्ड। सो इसीलिए थोड़ा बहुत एडवांटेज है। डेल्टा वायरस के समय भी थोड़ा बहुत एडवांटेज था क्योंकि ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसीलिए हम दे आर थिंकिंग शायद इनएक्टिवेटेड होल वायरॉन वैक्सीन शायद हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे इन नया जो स्ट्रेन्स है ओमिक्रॉन से। सो इसमें क्या होता है कि ओमिक्रॉन में पहले बाहर पे जेनेटिक मटेरियल में 45 to 62 चेंजेस है, स्पाइक प्रोटीन में 26 to 32 चेंजेस है, तो काफी चेंजेस बन चुके हैं। ओके, इस चेंजेस बनने से क्या है, वायरस का विरुलेंस, इन्फेक्टिविटी सब कुछ बदल गया है। सो वो जब हमको अफेक्ट करता है और हमारा जो पुराना कोरोना वायरस के वैक्सीन जो हमको लग चुके हैं, ओके, अगर आपने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ले चुके हैं जहाँ पे होल वायरॉन का पूरा ही बॉडी पूरा ही इनएक्टिव वायरॉन अंदर है, तो शायद ये जो न्यू म्यूटेशंस है इसके साथ भी वो लड़ सकेंगे। इसके ज्यादा अभी न्यूज नहीं है और डेटा हमारे पास नहीं है बताने के लिए वैक्सीन एफिकेसी के साथ साथ। और ये भी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि डेल्टा स्ट्रेन्स जब आए थे उसी समय दिखाई गया है कि हर वैक्सीन, अगर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बाहर विदेशों वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना, इवन जॉनसन एंड जॉनसन, सब में दिखाई गया है और एक पब्लिक डोमेन में भी है कि वैक्सीन का एफिकेसी 10 से 15% कम हो गया डेल्टा स्ट्रेन के साथ साथ। सो ये वाला स्ट्रेन से कितना कम होगा बता नहीं सकते, बट यस वी आर होपफुल, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। अगर इनएक्टिवेटेड होल वायरॉन वैक्सीन लेंगे तो हमारे पास पूरा वायरस का वो इनएक्टिवेटेड थिंग है, सो शायद हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा भारत ही नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्या हमारी वैक्सीन के अलावा हमारे पास क्या क्या विकल्प है जिसका सहायता जो है लोग ले सकते हैं? अनीता जी। यस, एक तो है वैक्सीन, प्लीज डबल अप योर डोज, 2 डोज ले लीजिए। 3rd डोज अभी अप्रूवल होने जा रहा है। 3rd डोज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर को जरूर लेना है। अगर वायरस का केसेस बढ़ते रहेंगे तो हम लोग को काम करना पड़ेगा, जबरदस्त काम करने। उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स को भी तैयार करना है, पैनिक नहीं करना है, बट सतर्क होना है कि आगे वाले दिन में क्या होगा हमको पता नहीं है। हो भी सकता है माइल्ड एंड मॉडरेट इन्फेक्शन होके चले जाए, हो भी सकता है खतरनाक भी हो सकता है, पर तैयारी तो अभी से करना है। वो तैयारी के लिए हमको बेड्स बढ़ाना है, आईसीयू का बेड्स, नॉट ओनली डॉक्टर को लेना है, उसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियन, इवन
इमरजेंसी, एम्बुलेंस, मेडिकल सब सर्विसेज थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है सही ढंग से, नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां नोएडा अथॉरिटी नोएडा के खरगोश पार्क का सुंदरीकरण करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्क में विशेष समुदाय के लोग लैंड जिहाद का काम करने से बाज नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी आदेश है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बड़ी संख्या में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जा सकती, लेकिन बावजूद इसके जिहादी खरगोश पार्क में लैंड जिहाद को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। इन लोगों को ना तो कोरोना की तीसरी लहर की चिंता है और ना ही नोएडा में लग रही धारा 144 की। पार्क में दूर दूर से हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में कोई भी अन्य व्यक्ति इस पार्क में नहीं आ पाता। अगर अन्य धर्म का व्यक्ति यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन करता है तो जिहादी उसे शक्ति प्रदर्शन दिखाकर भगा देते हैं। छोटे से बजे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर के खरगोश पार्क में। दिखाना चाहूंगी वही पार्क है जिसका सुंदरीकरण अथॉरिटी के द्वारा किया जाना है, जिससे लोग यहाँ पर आ सके, घूम सके। और दिखाना चाहूंगी यहाँ पर पहले एक छोटे से कुछ पत्थर रख के एक पीर के रूप में बनाया गया, उसके बाद इसको पूरे पार्क के एक हिस्से को मजार के रूप में तब्दील किया गया। दिखाना चाहूंगी बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए हर फ्राइडे यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन ने धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू की हुई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ना तो उसका कोई खौफ है, ना ही किसी तरह का शासन प्रशासन का डर। तो बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में दिखाई देगी यहाँ पर नमाज अदा करने का काम हर शुक्रवार को होता है। साथ ही दूसरी तरफ अगर इनसे कोई भी बातचीत करने की कोशिश करेगा तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सवाल तो ये भी बनता है, क्या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी शासन प्रशासन के द्वारा? तो फिर एक विशेष समुदाय को यहाँ पर नमाज अदा करने की परमिशन किसने दी है? चलिए तब सुदर्शन उसको हमारे साथ आंचल यादव हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। आंचल, नोएडा में पार्क में जिहादियों का जो नमाज पढ़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसे लैंड जिहाद माना जा रहा है। क्या कुछ अब खरगोश पार्क में हो रहा है, विस्तार में बताएं। का ये पहला ऐसा मामला नहीं है गौतम बुद्ध नगर की, चाहे वो 9 सेक्टर हो, 10, 8 की सड़कें हो, या फिर नोएडा का डी पार्क हो, नोएडा का खरगोश पार्क हो, या फिर अन्य पार्क हो जिन पर हमारी नजर अभी तक नहीं पहुंची है, उन तमाम पार्कों पर कब्जा करके लैंड जिहाद करने का काम किया जा रहा है। ये वो खरगोश पार्क है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और इसका सुंदरीकरण करने का प्रस्ताव अथॉरिटी ने दिया है, जिसमें तमाम नाव वगैरह भी चलाने की बात की जा रही है। लेकिन इस बारी का सवाल ये उठता है कि इस पार्क का सुंदरीकरण अगर करा भी दिया जाएगा तो क्या यहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह मिलेगी? क्या यहाँ लोग शांति से समय व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में हर एक शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक छोटा सा पीर पहले इन्होंने नमाज अदा करने के लिए, साथ ही इस पार्क को घेरने के लिए बनाया था, लेकिन आज उसी पीर को बड़ी मजार में तब्दील कर दिया गया है और अवैध रूप से बिजली चोरी भी की जाती है। पूरे रोड पर, जो रोड इस पूरे मजार की तरफ जाती है, वहां पर बल्ब लगाए गए हैं। एक दुकान भी अब वहां पर इत्र वगैरह की इन्होंने शुरू करा दी है। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे किस तरीके से कब्जा, क्योंकि जब पूर्व की सरकारें थी तो उस समय पर ये इन्होंने मजार बनाने का काम किया और आज वहां पर कैमरे भी इन्होंने लगा दिए हैं, जिससे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ में। साथ ही इन्होंने वहां पर बड़ी संख्या में, तकरीबन हजारों की संख्या में जगह जगह दूसरी जगहों से लोग बुलवाते हैं
नमाज अदा करते हैं। जबकि स्मारिका आप देखेंगे आसपास, चाहे वो खोड़ा की बात की जाए, नोएडा के सेक्टर 8, 9, 10 हर जगह पर मस्जिद मौजूद है। उन मस्जिदों में नमाज ना पढ़ के पार्क पर कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये वो पार्क है जिसमें क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा आ जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल हब है, आसपास कई कंपनियां हैं। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने भी धारा 144 लगाई हुई है, ना तो उसका कोई असर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ कोरोना की जो तीसरी लहर को लेकर खौफ बना हुआ है, ना उसकी कोई चिंता है, क्योंकि हजारों की संख्या में जब एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं, किसको क्या कोरोना को बढ़ावा देने के लिए इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है इनके पास, और इनके लिए तो कोरोना कोई मायने भी नहीं रखता है। तो ऐसे में सवाल तो कई उठते हैं, क्योंकि जब दूसरे धर्म का समुदाय का कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता है तो उसको परमिशन नहीं मिलती है शासन से, लेकिन इस पर अभी तक कोई रोकथाम क्यों नहीं लगी है, क्योंकि सरकार के भी सख्त आदेश है कि कोरोना को भी देखते हुए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके घरों में नमाज ना पढ़ के, मस्जिदों में नमाज ना पढ़ के ये लोग सरकारी स्थलों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। स्मारिका, बिल्कुल आंचल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां अगर मजार बन गई तो क्या प्रशासन इस पर अब तो कोई एक्शन नहीं ले रही है? बिल्कुल, देखिए अगर मजार की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया है कि 15-20 साल हो चुके हैं। पूर्व की सरकारों में इन्होंने ये कदम उठाया था कि इन्होंने पार्क में नमाज पढ़ने के लिए पहले तो जगह मांगी, फिर उस जगह को घेरने के लिए इन्होंने पत्थर रखे, एक पीर के रूप में बनाना शुरू किया, जैसे कि हमें लोग बताते हैं, और उसके बाद इन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन आज इस लेवल पे कर दिया है स्मारिका कि पार्क का एक पूरा हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया और लगातार उस पक्के निर्माण को ये बढ़ाते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हर शुक्रवार को जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में मैंने बाइक देखी है और बड़ी संख्या में वहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे शक्ति प्रदर्शन दिखाकर इसको खाली ना कराया जा सके। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है। जरूरत है कि इस पर एक गंभीरता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और पार्क को खाली कराने की जरूरत है। स्मारिका, बिल्कुल आंचल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि पार्क में नमाज पढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब तक एक्शन लेता है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में जिहादियों द्वारा एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती किया हुआ था। जिहादियों ने खौफनाक षड्यंत्र रचते हुए बादल को चाकुओं से गोद कर मार डाला। तो वहीं बादल की हत्या के विरोध में टैगोर नगर गार्डन में हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो उतर आए और बादल के लिए इंसाफ की आवाज उठाने लगे। तो वहीं भीड़ को देखते हुए पूरे टैगोर गार्डन को अब सील कर दिया गया है और साथ ही चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। मौके से हालात का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता सागर कुमार टैगोर गार्डन पहुंचे। बादल की जिस तरह से जिहादियों के झुंड ने चाकुओं से गोद कर हत्या की थी, आज उसका रोष प्रकट जो है यहाँ पर देखिए तमाम लोग वो इकट्ठा है जो कह रहे हैं कि आखिरकार कब तक इसी तरह से, पहले चाहे आपको याद होगा अंकित सक्सेना, चाहे फिर मंगोलपुरी के अंदर से बादल को यहाँ पर सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका जुर्म इतना था कि उसने मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, और जिहादियों का झुंड किस तरह से घेर कर कई चाकुओं से वार करता है, गले पर वार करता है। बताया ये जा रहा है कि बुलाया गया था गली के अंदर, वहां पर चाकुओं से मारा गया, लेकिन आज यहाँ पर तमाम वो लोग इकट्ठा हैं कि आखिरकार कभी इस तरह की घटना आगे ना हो। देखिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हिंदू हत्या बंद करो और हिंदू हत्या बंद करो, हिंदू हत्या बंद करो काफी यहाँ पर है। और दिल्ली सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो बादल है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। टैगोर रघुवीर नगर के अंदर एक हिंदू 20 साल के युवक की जिस तरह से हत्या की गई, उसके रोष के अंदर आज सड़कों पर देखिए ये हुजूम जो है वो यहाँ पर तमाम हिंदू इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ ये लोग दिल्ली से नहीं बल्कि बाहर से आए हैं और देखिए दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां तक ही ये भीड़ जो है वो यहाँ पर है। और इस जीप के अंदर
देखिए यहाँ पर बादल की फोटो रखी गई है और एक मांग यहाँ पर अब यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सभी जिहादी पकड़े जाए, क्योंकि अभी तक जो पकड़े गए हैं वो 2 ही लोग पकड़े गए हैं और मांग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पकड़े जाएं। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये ठीक यहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ पर है और उसी के सामने से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है शुरू किया गया है और एक ही मांग है कि सभी हथियारों के फांसी की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। लाइव मशीन करें। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। दरअसल गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी में भी पुलिस विभाग की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले उर्दू फारसी के शब्द बदल जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो शब्द प्रचलन में नहीं है या जिनकी उपयोगिता नहीं है, जैसे कि रिफ्यूजी जैसे शब्दों को बदला जाए। आपको बताएं कि पुलिस विभाग में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल जो है वो काफी किया जाता है। एफआईआर में राजीनामा, तहरीर, अदम तामील, मुजरिम, गुफ्तगू, संगीन अपराध, जेरे तफ्तीश, रूबरू, इश्तेहार, जाहिर आदि शब्दों का प्रयोग जो है वो लाए जाते हैं। यूपी में भी पुलिस के कामकाज में उर्दू फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा करने जा रही है। दिल्ली कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दाखिल की गई है जिसमें हाई कोर्ट ने पुलिस को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा था जो लोगों को आसानी से समझ आ सके। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पेठ वडगांव शहर में पुलिस को एक अवैध कत्लखाने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आई पुलिस ने कत्लखाने पर छापा मारकर 6 टन गौमांस जब्त कर लिया है, जिसमें कुछ जिंदा गाय और लगभग 13 बछड़े भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस कत्लखाने के बारे में किसी अनजान व्यक्ति से सूचना मिली थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों पर कार्रवाई की है। नमस्ते, मैं प्रतीक अप्पा साहेब माली। कल हमारे वरिष्ठ श्री यतीन कांतिलाल जैन, प्राणी कल्याण अधिकारी मुंबई, इनके तरफ से हमें सूचना मिली थी कि वडगांव के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे गाय की कत्ल हो रही है। तो उस मुद्दे को लेके हम और हमारी टीम वडगांव पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के साथ वहाँ पे रेड किया। तो हमें वहाँ पे 13 टन के ऊपर गाय का कटा हुआ मांस और 130 के ऊपर जिंदा जानवर। ये बेहद ही शर्मनाक है कि जिस गाय को गौ माता कहा जाता है भारत में, उस गाय का कत्ल होता है और 6 टन अब जो गौमांस है वो महाराष्ट्र से बरामद हुआ है। हम ये अपील करेंगे कि जल्द ही इस पर सरकार जो है वो कार्रवाई करे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी इस दौरान उत्तराखंड को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले उत्तराखंड में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सीएम धामी खुद तैयारियों का जायजा लेने हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 4 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय भी दिया है। कल जैसे आप सब लोग जानते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। एक तरफ हमारा विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का प्रचार का जो उद्घोष होगा वो कल होने वाला है।
जब उत्तर प्रदेश के साथ थे और उत्तराखंड बनने के बाद इस 5 वर्ष में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन नहीं, उनके आने का, उनके आगमन की सूचना से ही लोगों में जो है एक नया उत्साह का, ऊर्जा का यहाँ संचार हुआ है। लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल वो प्रतीक्षा पूरी होगी और हर दृष्टि से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई है। 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। हमारे उत्तराखंड को नई सौगात मिलने वाली है और साथ में उनका ओजस्वी उद्बोधन जो हमेशा से प्रेरणा देता है, लोगों को एक ऊर्जा देता है, उत्साह करता है, तो निश्चित रूप से कल होने वाला है। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने रैंडम चेकिंग इत्यादि की व्यवस्था शुरू कर दी है। साथ में 25,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली उत्तराखंड में 4 दिसंबर को होने वाली। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचे। रैली सभा यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आयोजन होगा रैली सभा का पूरा और मुख्यमंत्री को भी आप नीचे देख सकते होंगे कि किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ प्रहलाद जोशी मौजूद है इस समय पर। और सीधा आपको ये भी तस्वीरें में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग 1.25 लाख जनता का जो अंदाजा है वो भाजपा ने लगाया है और उतनी भीड़ जो है वो जुटाने की यहाँ पे आशंका उन्होंने जताई है कि 1.25 लाख की जनसभा परेड ग्राउंड में इकट्ठी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सुनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 दिसंबर को लगभग 12 बजे परेड ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां पर उतरने के बाद वो सबसे पहले कई 100 करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी मंच से जो है आम जनसभा को और देश को संबोधित करेंगे। तो उसके लिए पूरी की पूरी रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा मैदान में जुटी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तीसरी बार रैली स्थल का जायजा निरीक्षण करने पहुंचे हैं और अधिकारियों को तमाम सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश देने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार रैली स्थल पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से भाजपा एक तरीके से दावे कर रही है कि रैली जो होगी दिव्य भव्य और एक तरीके से बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि भाजपा कितनी सफल साबित होती है और उस रैली को सफल साबित कर पाएगी। कैमरा पर्सन स्पर्श के साथ में कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। तो वहीं शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों ने अपने खिलाफ कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भी संसद परिसर में अपना धरना जारी रखा। दूसरी तरफ बीजेपी के कई राज्यसभा सदस्यों ने इन निलंबित सांसदों के आचरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर पिछले सत्र के दौरान उच्च सदन में हुए हंगामे की तस्वीरें थी और इनमें लिखा भी था कि लोकतंत्र या गुंडागर्दी। तो वहीं बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत और माले और कांग्रेस विधायकों ने बिहार में जारी अफसरशाही का विरोध जताकर की। बिहार सरकार के एक मंत्री की गाड़ी को सदन के बाहर रोका गया। उसके बाद बिहार में अफसरशाही का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। माले विधायकों ने कहा कि एनडीए सरकार में अफसरशाही बिल्कुल अपने चरम पर है। अधिकारी और कर्मचारी किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनते। कल हुई घटना कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिहार के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। बिहार के नीतीश सरकार उन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी बिहार में अफसरशाही को लेकर सदन परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है। देना होगा, देना होगा। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का लगातार देश में खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत के कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले निकलकर सामने आए। इस बीच कई वैक्सीन कंपनियों ने इस वेरिएंट के खिलाफ अपने टीके की प्रभावशीलता को लेकर शक जताया है, लेकिन ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए भी नए भारत ने कमर कस ली है। भारत में बनी पूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स ने भरोसा जताया है। आईसीएमआर के अधिकारियों का कहना है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोविड के इस परिष्कृत रूप से निपटने में ज्यादा प्रभावी हो सकती है। कोवैक्सीन बाकी वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह इनएक्टिवेटेड वायरस की तकनीक पर बनाई गई टीका है जो कि पूरे वायरस को ही निष्क्रिय कर देता है और यह नए वेरिएंट पर भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है।
तो वहीं संभाजीनगर को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बताएं कि अफ्रीका से आए 2 विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के हाहाकार मच गई है, जिसको देखते हुए संभाजीनगर में भी ओमिक्रॉन से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है और नागरिकों को भी जागृत किया गया है। ऐसे में 2 छात्र अफ्रीका से संभाजीनगर आए थे, जिसके चलते प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। अफ्रीका से आए दिन इन दोनों छात्रों की टेस्टिंग रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है, जिसके चलते प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। हर साल 3 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हर साल इस दिन दिव्यांगों के विकास, उनके कल्याण के लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू की जाती है और साथ ही समाज में उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया कराने पर भी गहन विचार विमर्श किया जाता है। आपको बता दें कि दिव्यांगता को समाज में आज भी एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। यह दिवस ऐसे में लोगों में दिव्यांगता मामले की समझ बढ़ाने, दिव्यांगजनों के सामाजिक सम्मान की स्थापना और उनके अधिकारों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बहुत अहम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।